तो जय हिंद भाई होमगार्ड साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पीआरसी एग्जाम प्रेप पर। जीके जीएस का हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं दोस्तों। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 12 है। इसके पहले हम लोग जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 11 तक कर चुके हैं दोस्तों, बिल्कुल अच्छे तरीके से। आज बढ़ते हैं अपने 12वें की तरफ। और ये जो पेपर है जो हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, प्री वाईक्यू बेस्ड है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड है। और इसके अलावा हम लोग करंट के पेपर को भी कवर करते हुए चल रहे हैं। और इसमें क्या क्या पूछे जाने की संभावना है, उन सभी चीजों को हम लोग कवर करते चल रहे हैं। आज के भी इस वीडियो में क्या क्या होने वाला है उसको थोड़ा सा बता दें कि इस वीडियो में हम लोग यूपी जीके, शुरू में तो हम लोग यूपी जीके के थ्योरी पार्ट को बात करेंगे, जो कि हम लोग पिछले 2-3 क्लास से शुरू किए हैं कि यूपी जीके का थ्योरी पार्ट कवर करते हुए चलेंगे, साथ में एमसीक्यू भी करते हुए चलेंगे। यानी कि यहाँ पे अपना यूपी का थ्योरी तैयार होते चलेगा और साथ में एमसीक्यू भी तैयारी होते चलेगा। इसके अलावा आज हमने पुलिस और दरोगा इसलिए लगा दिया क्योंकि ये जो पेपर हम करा रहे हैं वो पुलिस और दरोगा और जेल वार्डन की बात करें तो जेल वार्डन का पेपर हो गया, पुलिस का पेपर हो गया, दरोगा का पेपर हो गया, और जो भी उत्तर प्रदेश के पेपर है उन सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग इंक्लूड करते हुए चल रहे हैं, उन सभी के पेपर को। और जो पीछे पूछा गया है और वर्तमान में क्या पूछा जा सकता है, वो सभी चीजें हम लोग ध्यान में रखते हुए उन सभी चीजों को कवर करते हुए चलेंगे। तो बिना देरी के शुरू करते हैं अपने आगे की तरफ। ये है उत्तर प्रदेश का थ्योरी पार्ट। आइए इसके भौगोलिक विस्तार की बात करते हैं। पिछले क्लास में हमने कुछ और पढ़ा था, आज उसका हम पिछले क्लास में स्थापना और फिर आगे की चीजें राजकीय प्रतीक चिन्हों की बात की थी। आज इसके भौगोलिक विस्तार की बात करते हैं। भौगोलिक विस्तार कैसा है, उत्तर प्रदेश का आकार पूछे कि उत्तर प्रदेश का आकार कैसा है, क्या लंबवत है या फिर हॉरिजॉन्टल है। तो उत्तर प्रदेश का आकार की बात करें तो ये लंबवत है। कैसा है, लंबवत है। अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो ये 23 डिग्री 52 मिनट से लेके 30 डिग्री 24 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। कितना, 23 डिग्री 52 मिनट से लेके 30 डिग्री 24 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। और देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 77 डिग्री 5 मिनट से लेके 84 डिग्री 38 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। आकार लंबवत हो गया, अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार की को समझेंगे। आगे बढ़ते हैं। इसके सीमावर्ती जिले की बात करें तो इसके पूर्व में पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, पश्चिमी जिला कौन सा है, उत्तरी जिला कौन सा है, सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है। तो ये चीजें इसमें देखेंगे। सबसे उत्तरी जिला की बात करें तो सहारनपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सहारनपुर। सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र हो जाएगा, सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र हो जाएगा। और पूर्वी जिला की बात करें तो बलिया हो जाएगा। और पश्चिमी की बात करें तो ये शामली हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शामली हो जाएगा। सहारनपुर सोनभद्र बलिया शामली, सहारनपुर सोनभद्र बलिया शामली, ऐसे याद रखिए, सहारनपुर सोनभद्र बलिया शामली। उम्मीद है ये चीजें क्लियर हुई होंगी। आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल में क्या स्थान है उसको देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा स्थान है। कौन सा स्थान है, चौथा स्थान है, चौथे नंबर पे आता है। सबसे बड़ा क्षेत्रफल राजस्थान राज्य का है। सबसे बड़ा क्षेत्रफल किसका है, राजस्थान का पड़ता है, फिर मध्य प्रदेश का, फिर महाराष्ट्र का, फिर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथे नंबर पे आता है। और उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल की बात करें तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। कितना है, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। और भारत का क्षेत्रफल की बात करें तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। 32,87,263 किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.33% है। कितना, 7.33% क्षेत्रफल है। भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.33% क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश का है। और विभाजन से पूर्व पूछे कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल, जब उत्तराखंड राज्य था उस समय इसका क्षेत्रफल 2,94,411 वर्ग किलोमीटर उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल था। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हो गया। आइए जनसंख्या की दृष्टि से देखते हैं कि जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में रैंक क्या है। तो जनसंख्या की दृष्टि से ये पहले नंबर पे आता है। क्षेत्रफल में तो ये चौथे नंबर पे है, लेकिन जनसंख्या में पहले स्थान पे आता है। सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश राज्य की है। 2011 की जनगणना की अनुसार बात करें
तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल लगभग 19.98 करोड़, कितना था? 19.98 करोड़ था, जो कि वर्तमान आंकड़ों की बात करें तो 24 करोड़ के आसपास होने की उम्मीद है कि 24 करोड़ से अधिक हो गई होंगी, ऐसा उम्मीद लगाया जाता है। तो लेकिन 2011 अपना पूछा तो जाएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है? तो 19.98 करोड़ 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है, और ये भारत की कुल जनसंख्या का 16.5% है। क्या है? 16.5% हिस्सेदारी है। कितनी? 16.5%। जनसंख्या के मामले में तो फर्स्ट स्थान पे है, लेकिन क्षेत्रफल के मामले में ये चौथे स्थान पर है। और इसका रैंक की बात करें तो ये पहले स्थान पे जनसंख्या के मामले में है और 16.5% की हिस्सेदारी है, और लेकिन क्षेत्रफल में केवल 7.33% की हिस्सेदारी रखता है। तो ये चीजें क्लियर हुई होंगी। आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या के आधार पर जो भारत के सबसे बड़े 5 राज्य हैं, तो सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश आता है। वहां पे क्षेत्रफल में देखेंगे तो सबसे बड़ा राज्य राजस्थान आता था, लेकिन जनसंख्या में देखें तो सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है, फिर बिहार है, फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल, फिर मध्य प्रदेश आता है। मध्य प्रदेश, ये जनसंख्या के आधार पे ये राज्य हो जाएंगे। और यदि उत्तर प्रदेश एक स्वतंत्र देश होता तो दुनिया का 5वां सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश होता। चीन, भारत, अमेरिका और इंडोनेशिया के बाद अगर कोई उत्तर प्रदेश को राज्य देश बनाया जाता तो ये 5वां सबसे बड़ा देश होता। जनसंख्या के मामले में ये 5वां सबसे बड़ा देश होता। तो ये चीजें क्लियर हुई होंगी। तो यहाँ पे एक चीजें और भी देख लीजिएगा कि चीन सबसे बड़ा जनसंख्या के मामले में सबसे ज्यादा है, फिर उसके बाद भारत है, अमेरिका है, फिर इंडोनेशिया है। ये चीजें भी आपकी यहाँ पे यहीं पे ही क्लियर हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। ये तो हम लोग पिछले क्लास में करा चुके थे, इसको थोड़ा सा फास्ट में देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश का शुरू में गठन किस नाम से हुआ था। तो ये आगरा प्रेसिडेंसी के नाम से गठित हुआ था। कौन? 14 नवंबर 1834 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1833 के तहत, और इसकी राजधानी थी आगरा। और इसके प्रथम गवर्नर थे सर चार्ल्स मेटकाफ, और इसको भंग कर दिया गया 1836 में। जब इसको भंग किया गया तो उत्तर पश्चिम प्रांत बना। उत्तर पश्चिम प्रांत बनने के बाद 1877 में उत्तर पश्चिम प्रांत आगरा व अवध बना। फिर उसके बाद 1902 में संयुक्त प्रांत आगरा व अवध बना। फिर 1937 में आके संयुक्त प्रांत बना, और उसके बाद 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश की स्थापना होती है। इसलिए 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। और ये कब से मनाना शुरू किया गया? 2018 से। इसको मैंने पिछले क्लास में बताया था कि इसको 2 भागों में बांट लीजिएगा, उस हिसाब से याद रखिएगा। जैसे 1834, 1836 और फिर 1877, 3 बार हो गया। फिर इसमें भी 3 बार 1900, 1902, 1937 और 1950, 3 बार इसको बांट लीजिए। तो यहाँ पे आगरा प्रेसिडेंसी हो जाएगा। आगरा प्रेसिडेंसी के बाद उत्तर पश्चिम प्रांत हो जाएगा। फिर इसमें उत्तर पश्चिम प्रांत आगरा व अवध। जो आगरा व अवध है इसको यहाँ पे ला दीजिएगा संयुक्त प्रांत आगरा व अवध, यानी कि दूसरे भाग में इसका नाम संयुक्त प्रांत हो जाता है। तो संयुक्त प्रांत जो बदलता है, यहीं पे इसको संयुक्त प्रांत के साथ आगरा व अवध जोड़ लीजिएगा। फिर यहाँ पे संयुक्त प्रांत, फिर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। तो ये चीजें रही नामकरण एवं विकास से इसका कैसे कैसे नाम बदला। आइए आगे बढ़ते हैं। राज्य के पुनर्गठन की बात करें तो राज्य पुनर्गठन हुआ था 1956 में। राज्य का आधुनिक सीमाओं के साथ पुनर्गठन किया गया। और राज्य का विभाजन कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश के 13 पहाड़ी जिलों को काट करके 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य बना था। आगे बढ़ते हैं। इसकी प्रशासनिक राजधानियों का कालक्रम रहा तो आगरा प्रेसिडेंसी जिस समय था उस समय इसकी राजधानी आगरा थी। ये आगरा 1836 से 1858 तक आगरा इसकी राजधानी रही। उसके बाद 1921 तक प्रयागराज इसकी राजधानी हुई। फिर आंशिक रूप से 1921 से 1935 तक लखनऊ इसकी आंशिक राजधानी रही, और पूर्ण राजधानी 1935 से अब तक ये लखनऊ इसकी पूर्णतः राजधानी है। प्रीवियस ईयर में ये भी पूछा गया है कि लखनऊ जो है पूर्णतः राजधानी कब बनी। उत्तर प्रदेश की लखनऊ जो राजधानी है ये पूर्ण रूप से राजधानी कब से बनी है? तो 1935 से। ये चीजें भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इसकी अन्य राजधानी की बात करें तो उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी की कानपुर हो जाएगी, न्यायिक राजधानी प्रयागराज, और धार्मिक राजधानी क्या हो जाएगी? वाराणसी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। इसके राजकीय प्रतीक चिन्ह में, राजकीय प्रतीक चिन्ह में ये है, इसमें 2 वृत्त में 2 मछली हो जाएंगी और एक तीर धनुष है, और बीच में जो है बीच में बहती गंगा यमुना नदियों का, ये प्रयागराज के संगम से लिया गया है। तीर धनुष जो राम जी का प्रतीक है, और वृत्त में 2 मछली जो है अवध के शासक नवाब का प्रतीक है। और इसको कहां से लिया गया है? ये जो वृत्त की मछली है इनको रूमी दरवाजा लखनऊ से लिया गया है।
और इस राजकीय चिन्ह का डिजाइन जो है 1916 में तैयार किया गया और उसको स्वीकृति कब मिली, तो 1938 में इसको स्वीकृति मिली। आगे बढ़ते हैं। राजकीय पशु, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है, तो बारहसिंगा हो जाएगा। राजकीय पक्षी क्या है, सारस या क्रौंच हो जाएगा। राजकीय वृक्ष क्या है उत्तर प्रदेश का, तो अशोक हो जाएगा। और राजकीय पुष्प की बात करें तो पलाश, ढाकी या टेसु होता है, जिसका साइंटिफिक नेम या फिर बॉटनिकल नेम की बात करें तो ब्यूटिया मोनोस्पर्मा हो जाएगा। 4 जनवरी 2011 को इसको स्वीकृत किया गया। कब, 4 जनवरी सन 2011 को राजकीय पुष्प को राजकीय पुष्प बनाया गया। आगे बात करें तो राजकीय मछली चित्ताला हो जाएगी। और राजकीय जलीय जीव की बात करें तो गंगेटिक डॉल्फिन हो जाएगी। राजकीय जलीय जीव याद रखिएगा गंगेटिक डॉल्फिन, और इसको 17 अक्टूबर 2023 को इसको घोषित किया गया। राजकीय जलीय जीव घोषित किया गंगेटिक डॉल्फिन को। और राजकीय खेल क्या हो जाएगा, हॉकी हो जाएगा। राजकीय भाषा की बात करें तो हिंदी और उर्दू हो जाएगा। 1989 में द्वितीय राजभाषा का दर्जा उर्दू को दिया गया। कब, 1989 में द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया गया उर्दू को। और उत्तर प्रदेश राजभाषा अधिनियम कब का है, तो 1951 का है। आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है क्या है, नोबेल पुरस्कार से वर्तमान यानी कि 2025 का साहित्य के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार किसको प्रदान किया गया? क्या हांगकांग को प्रदान किया गया, या लास्लो क्रास्जना होरकाई को दिया गया, या जॉन फास्टे, या सलमान रुश्दी? इनमें से 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया? तो ये लास्लो क्रास्जना होरकाई को 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और ये हंगरी की हैं। कहाँ की हैं? हंगरी की हैं। और इनके जो स्वीडिश अकादमी ने इनको उनके प्रभावशाली और दूरदर्शी लेखन के लिए इनको सम्मानित किया है। तो ये कहाँ की है? हंगरी की हैं। इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। साहित्य का नोबेल पुरस्कार होरकाई को दिया गया, क्रास्जना होरकाई। याद रखिएगा 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार होरकाई को दिया गया। 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया? होरकाई को दिया गया। लास्लो क्रास्जना होरकाई को दिया गया। ये चीजें क्लियर हुई होंगी। और नोबेल पुरस्कार, थोड़ा सा इसके बारे में, नोबेल पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं कि नोबेल पुरस्कार जो है अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे दिया जाता है। और 1900 में नोबेल पुरस्कार की घोषणा होती है, लेकिन 1901 में पहली बार नोबेल पुरस्कार दिया गया। और यह 10 दिसंबर को हर साल दिया जाता है। 10 दिसंबर को क्यों? क्योंकि 10 दिसंबर 1896 में 10 दिसंबर 1896 को इनकी मृत्यु होती है, अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु होती है। और अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया। शुरू में यह पुरस्कार 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। कितने क्षेत्रों में? 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। लेकिन 1968 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी इसकी घोषणा हुई। और 1969 से अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी इसको दिया जाने लगा। तो ये 5 वर्तमान में कितने क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। ऐसे याद रखिएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ते हैं ना, तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की जगह पे आप क्या रखिएगा, मेडिसिन या फिर फिजियोलॉजी बोलते हैं। तो फिजिक्स केमिस्ट्री मेडिसिन हो गया। फिर इसके अलावा साहित्य, इसके अलावा कौन सा बोलेंगे? लिटरेचर आप हिंदी समझ लीजिएगा, लिटरेचर। फिर इसके बाद इकोनॉमिक्स हो जाएगा, फिर हो जाएगा इसके अलावा साहित्य, शांति का पीस हो जाएगा। तो फिजिक्स केमिस्ट्री मेडिसिन लिटरेचर इकोनॉमिक्स और पीस का नोबेल पुरस्कार, यानी कि भौतिकी के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, और इसके बाद चिकित्सा के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में और शांति के क्षेत्र में, इन 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। उम्मीद है ये चीजें क्लियर हुई होंगी। आगे बढ़ते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य मानवाधिकार आयोग जो होता है, इसकी नियुक्ति क्या भारत के राष्ट्रपति, भारत के राज्य के मुख्यमंत्री, या राज्यपाल, या फिर मुख्य न्यायाधीश? तो ये किसके द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है? तो जो SHRC है, SHRC यानी कि स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन जो होता है, इनकी नियुक्ति जो होता है, ये नियुक्ति राज्यों के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। लेकिन जो यह निर्णय होता है, एक उच्च स्तरीय समिति, एक चयन समिति बनाई जाती है, उसकी सिफारिश पर होता है। सिलेक्शन कमीशन में, इसके सिलेक्शन कमीशन में बात करें, यानी कि चयन समिति में
कौन कौन होते हैं? इसका जो अध्यक्ष होता है, चयन समिति का जो अध्यक्ष होता है वो मुख्यमंत्री होता है, ये अध्यक्ष होते हैं। इसके अलावा इसके सदस्यों की बात कर रहे हैं तो इसमें राज्य के गृह मंत्री होते हैं, विधानसभा के अध्यक्ष होते हैं, और इसके अलावा विधानसभा के अध्यक्ष और विपक्ष के नेता और विधान परिषद के अध्यक्ष और विपक्ष के नेता इसमें मौजूद होते हैं। तो सीएम इसका क्या होता है? अध्यक्ष होता है, और ये इसके सदस्य हो जाएंगे राज्यों के गृह मंत्री, विधानसभा के अध्यक्ष और विपक्ष के नेता, और विधान परिषद के सदस्य और अध्यक्ष और विपक्ष के नेता, ये इसमें मौजूद होते हैं। इनकी जो समिति है, इन समिति की सिफारिश पर ये क्या होता है? राज्य के मानवाधिकार अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। जो अध्यक्ष हैं इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यों के राज्यपाल के द्वारा। अन्य सदस्यों और इनकी नियुक्ति राज्यों के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और लेकिन इसके पद से हटाने की बात करें तो पद से हटाएगा कौन इनको? तो पद से हटाया जाता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। नियुक्ति तो राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है, लेकिन पद से हटाने की प्रक्रिया की बात करें तो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और उनके कार्यकाल की बात करें तो कार्यकाल 3 वर्ष कितना होता है? 3 वर्ष या फिर 70 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूरा हो वो उसके द्वारा मतलब ये इनका कार्यकाल या टेन्योर होता है। 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूरा हो तब उसको पद से हटाया जाएगा। आगे बात करते हैं, भारत में सर्वोच्च न्यायपालिका का निकाय कौन है? भारत में सर्वोच्च पालिका निकाय कौन सा है? तो सर्वोच्च पालिका निकाय कौन सा है? तो सर्वोच्च पालिका निकाय हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट। क्या हो जाएगा? सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च पालिका निकाय होता है। और इसकी बात करें तो सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की गई, और यह संविधान का संरक्षक इसको माना जाता है। क्या माना जाता है? इसको संविधान का संरक्षक माना जाता है। सबसे उच्च पे होता है कौन? सुप्रीम कोर्ट होता है। फिर मिडिल में कौन होता है? उच्चतम न्यायालय होता है। और सबसे निचले स्तर पे कौन सा होता है? जैसे यहाँ पे पूछा है कि सर्वोच्च जो होता है वो क्या हो गया? उच्चतम न्यायालय, यानी कि सुप्रीम कोर्ट हो गया। और मिडिल में आता है अपना हाई कोर्ट आता है। फिर और सबसे बॉटम पे क्या आ जाता है? ये होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिला न्यायालय होता है, सबसे निचले स्तर पर होता है। तो ये चीजें क्लियर हुई होंगी। और ये जो सुप्रीम कोर्ट है अनुच्छेद नंबर 124 के तहत है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बेगार या जबरन श्रम पर रोक लगाता है? तो कौन सा अनुच्छेद है जो बेगार या बालात श्रम, जो फोर्स्ड लेबर है, उस पर रोक लगाता है? तो ये अनुच्छेद नंबर 23 है। कौन सा है? इसमें अनुच्छेद 21 में तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का है, तो अनुच्छेद 23 है। अनुच्छेद 23 क्या कहता है? बेगार और बालात श्रम पर रोक लगाता है। और यह अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत आता है। क्या आता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद नंबर 23 से संबंधित है। नेक्स्ट है, और आगे बढ़ते हैं कि भारत में साइमन कमीशन किस वर्ष आया था? तो भारत में साइमन कमीशन क्या 1927, 1928, 1929 या फिर 1930? तो साइमन कमीशन भारत में कब आया था? तो साइमन कमीशन 1928 में भारत में आया था। ब्रिटिश सरकार ने 8 नवंबर 1927 को इसका गठन किया था। और सर जो जॉन साइमन है इसके अध्यक्ष थे, और इसमें कुल 7 सदस्य थे, और सभी के सभी अंग्रेज थे, और किसी भी भारतीय को इसमें शामिल नहीं किया। इसमें किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया। और इसी में भारतीयों ने साइमन गो बैक का नारा, यानी कि साइमन वापस जाओ का नारा, और काले झंडे के साथ इसका विरोध किया गया। तो साइमन गो बैक का नारा इसी में दिया गया। और लाहौर के इस अधिवेशन में लाहौर में इस कमीशन के विरोध में जो क्या बोलते हैं, लाला लाजपत राय पर, इसी के विरोध में लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज किया गया था। तो इसी में साइमन गो बैक का नारा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस जो होता है 22 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। कब? ऑप्शन नंबर बी सही जगह, 22 मार्च को मनाया जाता है। और इसका उद्देश्य दुनिया भर में मीठे पानी के संकट, इसके संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना होता है।
तो ये कौन सा हो जाएगा? 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। इसकी अवधारणा की बात करें तो 1992 में रियो डी जेनेरियो में, कहाँ पे? रियो डी जेनेरियो में पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यानी कि यूएनसीडी, पर्यावरण पर यूएनसीईडी, पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में रखी गई थी रियो डी जेनेरियो में। और पहला विश्व दिवस जो है, पहला विश्व जल दिवस कब मनाया गया? तो पहला विश्व जल दिवस 1993 में मनाया गया। कब मनाया गया? 1993 में मनाया गया। कब? 1993 में मनाया गया। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले को नवाबों का शहर भी कहा जाता है? तो किस जिले को नवाबों का शहर कहा जाता है? तो लखनऊ को, उत्तर प्रदेश के लखनऊ को नवाबों का शहर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नवाबों का शहर बोला जाता है। और यहीं पे बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा और रूमी दरवाजा, इसके अलावा रेजिडेंसी भी यहीं पे है। कहाँ पे है? लखनऊ में ही स्थित है और ये उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है। तो और पूछे कि लखनऊ, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, ये किस नदी के किनारे है? तो ये गोमती नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? गोमती नदी के किनारे है। और लखनऊ अपनी चिकनकारी, पूछा जाता है चिकनकारी कहाँ का है? चिकनकारी कढ़ाई के लिए, यानी कढ़ाई पर काम के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। तो चिकनकारी कहाँ का हो जाएगा? लखनऊ का हो जाएगा। प्रयागराज में क्या है? तो प्रयागराज, जिसको संगम नगरी, कुंभ नगरी या फिर तीर्थराज बोला जाता है, तो प्रयागराज को संगम नगरी बोलते हैं, कुंभ नगरी या फिर तीर्थराज बोलते हैं। कानपुर को, उत्तर प्रदेश का कानपुर को क्या बोलते हैं? उत्तर भारत का मैनचेस्टर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, या फिर इसको चर्मनगर भी बोलते हैं। और आगरा को बात करें तो पेठा नगरी या फिर ताज नगरी हो जाती है। इसको पेठा नगरी या फिर ताज नगरी इसको बोलते हैं, आगरा को बोलते हैं। तो ये चीजें हैं। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरमपंथी और चरमपंथी, जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी के नरमपंथी और चरमपंथी सत्र में विभाजित हुए थे। कब विभाजित हुए थे इसको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरमपंथी और चरमपंथी सत्र में विभाजित हुए। किस सत्र में विभाजित हुए थे? तो ये 1907 के सूरत अधिवेशन, किसमें? 1907 के सूरत अधिवेशन में विभाजित हुए थे। 1907 के सूरत अधिवेशन में विभाजित हुए थे। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी, किसने किया था? रास बिहारी घोष ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और इसको पूछे कि ये जो होता है नरमपंथी यानी कि गरम दल और नरम दल, इनका जब कब जुड़ गए? यहाँ पे 1916 के लखनऊ सत्र में। जैसे यहाँ पे तो इनका विभाजन होता है, लेकिन यहाँ पे जुड़ गए 1916 के अधिवेशन में। ये दोनों लखनऊ के सत्र में इनके जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी, इसमें ये दोनों आपस में एक हो गए थे। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं कि ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन है? पूछा है ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन है? तो ग्रामीण बैंक के संस्थापक क्या अमर्त्य सेन, मोहम्मद यूनुस, वर्गीज कुरियन तो किससे संबंधित है? डेयरी से संबंधित है। एम एस स्वामीनाथन किससे हैं? एम एस स्वामीनाथन और नॉर्मन बोरलाग, ये ग्रीन रिवॉल्यूशन से संबंधित है। तो भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन के जनक कौन है? एम एस स्वामीनाथन और नॉर्मन बोरलाग कौन से है? वर्ल्ड में ग्रीन रिवॉल्यूशन के जनक है। वर्गीज कुरियन डेयरी प्रोडक्शन से संबंधित है, और ये व्हाइट क्रांति, व्हाइट रिवॉल्यूशन से संबंधित है। और मोहम्मद यूनुस जो है ये ग्रामीण बैंक के संस्थापक है। कौन है? ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन जाएंगे? मोहम्मद यूनुस है। इन्होंने औपचारिक रूप से 1983 में इसकी स्थापना की थी। 1983 में बांग्लादेश में इसकी स्थापना, ग्रामीण बैंक की स्थापना की थी। और इनको जो मोहम्मद यूनुस को और ग्रामीण बैंक को संयुक्त रूप से 2006 में नीचे से ऊपर की ओर इनको नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया था। इनको इन दो संयुक्त रूप से, यानी मोहम्मद यूनुस और ग्रामीण बैंक को इनके अच्छे कार्य के लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। नेक्स्ट बात करें, इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे स्वतंत्रता के बाद? तो पहले मुख्यमंत्री हो जाएंगे गोविंद बल्लभ पंत हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? गोविंद बल्लभ पंत हो जाएंगे। ये उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री,
और दूसरे मुख्यमंत्री की बात करें तो उत्तर प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री तो डॉक्टर संपूर्णानंद हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? डॉक्टर संपूर्णानंद। ये उत्तर प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री और सबसे लंबा निरंतर कार्यकाल रहा। योगी जी से पहले इनके सबसे लंबा निरंतर कार्यकाल किसका था? डॉक्टर संपूर्णानंद। पहले मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को गोविंद वल्लभ पंत हो जाएंगे और दूसरे हो जाएंगे संपूर्णानंद हो जाएंगे। और पूछे कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुचित्रा कृपलानी हो जाएंगी। भारत की पहली महिला, भारत में भी ये पहली थी, तो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री तो सुचेता कृपलानी हो जाएंगी। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश पूछा जाता है, उत्तर प्रदेश के वो मुख्यमंत्री जो बाद में प्रधानमंत्री भी बने थे, तो वो कौन हो जाएंगे? तो चौधरी चरण सिंह हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह। इनके जन्मदिवस को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो बाद में प्रधानमंत्री भी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की। किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की। बहुत बार पूछा जाता है इसकी खोज किसने की? तो पेनिसिलिन की खोज, एक एंटीबायोटिक है, इसकी खोज, पेनिसिलिन की खोज जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 के लंदन में की। लंदन के सेंट मैरी अस्पताल में इनके द्वारा खोज किया गया। और एडवर्ड जेनर को किस लिए जाना जाता है? तो चेचक का टीका का आविष्कार इन्होंने किया। चेचक का टीका, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन के बारे में बात करें तो ये एडवर्ड जेनर को जाता है। और लुई पास्चर जो है, लुई पास्चर को किस लिए जानता है? रेबीज का टीका और पाश्चुरीकरण के लिए। रेबीज का टीका की खोज लुई पास्चर ने किया। लुई पास्चर और पाश्चुराइजेशन, एक दुग्ध को बॉयल किया जाता है एक हाई टेम्परेचर पर, तो लुई पास्चर को रेबीज का टीका और पाश्चुरीकरण के लिए जाना जाता है। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई का मुख्यालय पूछा है कि एनएसई का मुख्यालय कहाँ पे है? क्या नई दिल्ली, मुंबई या कोलकाता या चेन्नई? तो एनएसई का मुख्यालय जो है मुंबई में। कहाँ पे है? मुंबई में है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एनएसई 1992 में इसकी स्थापना होती है। कब? 1992 में फेरवानी समिति की सिफारिश पर, और इसने 1994 में इसका कार्य शुरू किया गया। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। ये कहाँ पे है? एनएसई का मुख्यालय मुंबई में है। एनएसई का मुख्यालय मुंबई में है। इसके अलावा बात करें तो बीएसई होता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। एक होता है एनएसई, एक होता है बीएसई। बीएसई मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसका भी मुख्यालय कहाँ है? दलाल स्ट्रीट, मुंबई में। इसका भी मुख्यालय मुंबई में है। और यहीं पे बात करें तो आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में हो जाएगा। इसके अलावा सेबी की बात करें, सिक्योरिटीज ऑफ एक्सचेंज बैंक ऑफ बोर्ड ऑफ इंडिया, तो सेबी का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये मुंबई में हो जाएगा। इसके अलावा सिडबी एक पूछा जाता है, सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? सेबी का मुख्यालय तो मुंबई में हो जाएगा। सिडबी का मुख्यालय कहाँ पे है? तो सिडबी का मुख्यालय याद रखिएगा लखनऊ में सिडबी का मुख्यालय है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, भारत में पूर्ण रूप से जीएसटी की सिफारिश किस समिति द्वारा की गई? तो भारत में जीएसटी जो होता है ये लागू तो होता है 1 जुलाई 2017 को। कब लागू होता है? 1 जुलाई 2017 को। किसकी सिफारिश पर? विजय केलकर टास्क फोर्स समिति की सिफारिश पर इसके द्वारा जीएसटी लाई जाती है। किसके द्वारा? विजय केलकर टास्क फोर्स समिति के सिफारिश पर। और इसकी स्थापना 1 जुलाई बहुत बार पूछा है, 1 जुलाई 2017 को इसकी स्थापना होती है। इसलिए 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाता है। और यह किस संविधान संशोधन? तो 101वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा लागू किया गया। और जीएसटी काउंसिल के संविधान के अनुच्छेद कौन में है? तो अनुच्छेद 279A में। कौन से में है? 279A में जीएसटी है। और जीएसटी की दरें पूछे तो 0% होती है, 0%, 5%, 5, 12, 18 और 28%। ये दरें हैं जीएसटी की वर्तमान दरें। और जीएसटी के कितने प्रकार कौन कौन से हैं? तो जीएसटी की प्रकार की बात करें तो आईजीएसटी, सीजीएसटी, एक होता है सीजीएसटी, सेंट्रल जीएसटी, सीजीएसटी,
इसके अलावा एस जीएसटी होता है, एस जीएसटी यानी कि स्टेट जीएसटी, फिर होता है आई जीएसटी इंटीग्रेटेड जीएसटी, जो इंटीग्रेटेड जीएसटी होता है। नेक्स्ट की बात करें, निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी हो जाएगी? गोदावरी नदी हो जाएगी। कौन सी? गोदावरी नदी हो जाएगी, जिसकी लंबाई 1465 कितना है? 1465 किलोमीटर है। कौन सबसे लंबी, इसको दक्षिण गंगा नदी भी बोलते हैं। कौन सी? दक्षिण गंगा इसको बोलते हैं। गोदावरी को क्या बोलते हैं? दक्षिण गंगा भी बोलते हैं। गोदावरी नदी के उद्गम की बात करें तो ये कहां से निकलती है? त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियों से। गोदावरी नदी कहां से निकलती है? त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियों से निकलती है। और इसका अंत कहां होता है? बंगाल की खाड़ी में। ये जाके बंगाल की खाड़ी में गिरती है और इसको दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, वैदिक सभ्यता निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो वैदिक सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई? तो ये सरस्वती नदी के तट पर विकसित हुई। कहां पे? सरस्वती नदी के तट पर विकसित हुई। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सरस्वती नदी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वेनेजुएला की राजधानी पूछा है। वेनेजुएला की राजधानी क्या हो जाएगी? तो वेनेजुएला की राजधानी तो कराकस हो जाएगी। वेनेजुएला की राजधानी क्या हो जाएगी? कराकस हो जाएगी। और यहाँ की मुद्रा की बात करें तो बोलीवर हो जाएगा, कि यहाँ की मुद्रा कराकस, और राजधानी तो कराकस हो जाएगी, लेकिन यहाँ की मुद्रा की बात करें तो बोलीवर क्या हो जाएगी? बोलीवर हो जाएगी। बोलीवर सोबरानो यहाँ की मुद्रा का नाम हो जाएगा। और बोगाटो ये किस देश की राजधानी है? तो ये कोलंबिया की राजधानी। कोलंबिया की राजधानी क्या हो जाएगी? बोगाटो हो जाएगी। कोलंबिया की राजधानी बोगाटो हो जाएगी। और ये जो होता है, हम पूछे यहीं पे कि अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? तो ब्यूनस आयर्स हो जाएगा। इसके अलावा ब्राजील की राजधानी पूछे, ब्राजील की राजधानी तो ब्राजीलिया हो जाएगा। चिली की राजधानी पूछे, चिली की राजधानी सैंटियागो हो जाएगा। और लीमा की राजधानी बात करें, पेरू की राजधानी, तो पेरू की राजधानी हो जाएगी लीमा हो जाएगी। पेरू की राजधानी लीमा हो जाएगी। नेक्स्ट है, भारत में बहादुरी या वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार पूछा है, तो वीरता का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार जो होता है वो परमवीर चक्र होता है। क्या होता है? परमवीर चक्र जो होता है ये वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार है। परमवीर चक्र होता है ये सर्वोच्च वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार होता है परमवीर चक्र। युद्ध काल के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार की बात एक होता है, जैसे इसको वीरता के पुरस्कार की बात करें तो इसको दो भागों में बांटा गया है। एक तो जो होता है युद्ध काल के क्षेत्र, युद्ध काल की उपस्थिति में जो मिला जाता है, जो शत्रु की उपस्थिति में बहादुरी दिखाने के लिए किया जाता है वो पुरस्कार। और एक होता है जो शांति क्या बोलते हैं, शांतिकालीन सर्वोच्च पुरस्कार। एक तो होता है जो युद्ध के समय में दिया जाता है, एक शांति के क्षेत्र में दिया जाता है। जो युद्ध के क्षेत्र में दिया जाता है उसमें परमवीर चक्र जो होता है, परमवीर चक्र सर्वोच्च पुरस्कार होता है। उसके बाद महावीर चक्र आता है, महावीर चक्र, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, और एक होता है वीर चक्र। क्या होता है? वीर चक्र। ये तीन होते हैं। पहले स्थान पर सबसे ऊंचा परमवीर चक्र, फिर महावीर चक्र, फिर वीर चक्र होता है। और शांतिकालीन का सर्वोच्च पुरस्कार कौन कौन सा हो जाता है? एक होता है अशोक चक्र, यहां भी बात कर लें तो अशोक चक्र हो जाएगा, कीर्ति चक्र हो जाएगा, कीर्ति चक्र, फिर उसके बाद शौर्य चक्र हो जाएगा, शौर्य चक्र। अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र। यहाँ पे परमवीर, महावीर, वीर चक्र, परमवीर, महावीर, वीर चक्र, सब में वीर आ जाता है। जो युद्ध के समय में होता है उसके लिए वीर वाला परमवीर, महावीर, वीर चक्र, परमवीर, महावीर, वीर चक्र। और जो शांतिकालीन के दौरान ये आता है अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। आगे बढ़ते हैं। 1857 का सिपाही विद्रोह जो होता है वो किस तरह से शुरू हुआ? तो ये जो होता है किस तरह से शुरू हुआ? 1857 का जो सिपाही विद्रोह है इसको प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम भी माना जाता है। जो इसको क्या बोला जाता है? तो प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम इसी 1857 के सिपाही विद्रोह को माना जाता है। और यह मुख्य रूप से कहां से शुरू हुआ था?
उत्तर प्रदेश के मेरठ से शुरू हुआ था। कहां से? मेरठ से शुरू हुआ था 10 मई 1857 को। कब? 10 मई 1857 को ये मेरठ से शुरू हुआ था। 10 मई सन 1857 को मेरठ से शुरू हुआ था। आगे बात करें तो FSSAI फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एंड एसोसिएशन ये है, इसका मुख्यालय पूछा है कि इसका फसाई का मुख्यालय कहाँ पे है, तो FSSAI का मुख्यालय जो है ये है नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली में। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना सन 2006 में की गई। कब की गई? सन 2006 के तहत सन 2008 में इसकी स्थापना इसके तहत 2008 में की गई और इसको प्रभावी ढंग से 2011 से इसको प्रभावी ढंग से इसने कार्य करना शुरू कर दिया है। तो FSSAI का मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता रिलेटिव ह्यूमिडिटी मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका मीटर? हाइड्रोमीटर नहीं, हाइड्रोमीटर तो जल का घनत्व मापने के लिए होता है, हाइग्रोमीटर जो होता है इसको याद रखिएगा। हाइग्रोमीटर जो होता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मापने के लिए किया जाता है। बैरोमीटर का वायुमंडलीय दाब मापने के लिए उपयोग किया जाता है। और हाइग्रोमीटर तो हो गया, और हाइड्रोमीटर जो होता है द्रवों का अपेक्षिक घनत्व मापने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और अल्टीमीटर का प्रयोग ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है। और एक होता है एनीमोमीटर, बहुत पूछा जाता है कि एनीमोमीटर जो होता है हवा की गति और शक्ति मापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे नहीं, बस इतना ही है। तो ये चीजें रही। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।